गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ कल हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तक आप लोग को पढ़ा दिए थे। ठीक है। जो लोग पहले के दो वीडियोस मैंने अपलोड किया था, वो दो वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। उसके आगे का लेक्चर फिर यहाँ से आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है। ये भी वीडियो और नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पूछ रहा है, a gaseous mixture contains 55% of N2, 20% of O2, 25% of CO2 by mass at a total pressure of 760 mm. 760 mm. Calculate the partial pressure of the gas. कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग को टोटल मास को x मान के नंबर ऑफ मोल्स, फिर मोल फ्रैक्शन में जाओगे, x x कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको पहले बनाओ, उसके बाद हम सीरियली बनाते हैं। ठीक है। पहले एक बार ट्राई करो, 1-2 मिनट आप लोग ट्राई करो इसको जल्दी से। गुड मॉर्निंग रोबिन्स। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कोई भी एक जन। ओके, तो बनाए कि बन रहा किसी से? जल्दी बताओ। आंसर पूछ लेना, अगर पूछना होगा तो। ठीक है, आ गया होगा तो आंसर यू कैन कंफर्म। ओके। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अमन, उज्जवल, रुकनुद्दीन, आर्यन, सिमरन, श्वेता, सब बनाओ। खुशी। ओके, डन। बनाए इसको, हाँ या ना तो बोल दे। सब एकदम शांत बैठा हुआ। कैन आई कंटिन्यू? हम्म। ठीक है। हो गया। ओके, हो गया। आंसर बताओ यस क्या सर। आया। एक आया सर 472 472। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हम्म। पार्शियल प्रेशर तुम्हारा आया है 472, सही है। और ऑक्सीजन का सर 150.4 472 यूनिट क्या है? mm सर। MM of Hg। ठीक है, MM यस ऑफ सर। Hg। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है? 150.4 mmHg। 150.4 4। mmHg। ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट वाला बच गया, इसको तो डायरेक्टली माइनस करके निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा 130 आपका अप्रॉक्स 137। 136.6। ठीक है। यस। ठीक है, mm, या फिर 7-8 कर दो। हाँ ठीक है, टोटल क्योंकि आना चाहिए 760 के बराबर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग करिए, यहाँ पे 8 कर लेना। चलो 8 4 12 सर अगर 12। एटीएम में कन्वर्ट करके करेंगे तो एक का आएगा 0.62 हाँ। और दूसरा नाइट्रोजन का आया 0.62। हम्म। उसके बाद ऑक्सीजन का आया 0.20। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो तो इसको एक बार बनाते हैं, है ना। जो लोग मतलब क्लास में खाली बस पेन पकड़ के बैठे हुए हैं वो लोग छाप लें। ठीक है, सब छापने वाला लोग सब है। चलो
तो लेट द, आप यहाँ दोनों मान जो मैंने आपका वैसा मान सकते हो, या तो x मान लो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर को, या फिर टोटल मास ऑफ द मिक्सचर को आप 100 ग्राम्स मान लो, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। तो लेट द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर बी 100 ग्राम, बी 100 ग्राम, ठीक है, बी 100 ग्राम। तो फिर यहाँ पे मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ N2 हो जाएगा 55 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ O2 हो जाएगा आपका 20 ग्राम। मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ CO2 हो जाएगा आपका 25 ग्राम, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो यानी कि यहाँ पे अगर तीनों का मोल फ्रैक्शन हम लोग को 3 का नहीं निकालना पड़ेगा, मिनिमम 2 का निकाल लो तो तीसरा का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मोल फ्रैक्शन का एडिशन करने पे 1 आता है, ठीक है सबका। तो 2 का निकाल लोगे, तीसरा अपने माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना। तो यहाँ x मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, तो यानी कि आपको तीनों गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तीनों गैस का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, ओके। तो फिर यहां डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना होगा आप लोग को, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हो जाएगा मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2, ठीक है। ये हो गया आपका 55 डिवाइडेड बाय 28। उसके बाद सिमिलरली मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलते जाओ ऐसे चुप चुप मत रहो, बोलते जाओ। मोल्स ऑफ O2 कितना होगा, 52 कितना, 20 by 20 32. by 20. 32, ठीक है, Yes. 20 by 32। और सिमिलरली मोल्स ऑफ तीसरा गैस क्या था, CO2, ये कितना हो जाएगा, 25 by 44. 25 by 44, ठीक है। अब यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, N1 N2 सब निकाल लेंगे। उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, x। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो जाएगा 55 by 28 डिवाइडेड बाय 20 by 32 प्लस 25 by 44 प्लस 25 by 44 प्लस 20 by 32. 32, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आया बच्चा लोग बता, N2 का 472.8 mm. मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं माला, 0.62 0.62, इसका मोल फ्रैक्शन आया 0.62। अब दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, दूसरा का किसका निकालोगे, O2 का निकाल लो, चलो। तो XO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हो जाएगा 20 by 32 डिवाइडेड बाय, सेम यहाँ 20 by 32, अच्छा यहाँ 20 by 32 दो बार लिख दिया है, यहाँ 55 कर लो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 55, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 55 by 28, ठीक है, 28, ठीक है, 55 by 28। चलिए, तो यहाँ पे आपका XO2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 by 32 प्लस 25 by 44 प्लस 55 by 28, 55 by 28, ठीक है। किसी कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है मेरे ख्याल से सबको,
ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया है? इस इसका वैल्यू कितना आया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 का वैल्यू कितना आया है? 0.20। 0.20। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 वैसे निकालने का जरूरत भी नहीं है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, क्योंकि टोटल प्रेशर से भी डायरेक्ट माइनस करके हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं, तो ये लिखने का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं, क्यों लिखे झूठ मूठ का। चलो ठीक है, अब इसके बाद निकाल लिए, इतना निकल गया। अब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.62 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 760 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, 760 mm ऑफ Hg। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 471 कर दीजिएगा। 471.2। 471.2 यस सर। है, 472.8। ठीक है, mm ऑफ Hg। अप्रोक्स, ये ठीक है? अप्रोक्सीमेट है। अच्छा ठीक है। और दूसरा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, mm ऑफ Hg ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट तुरंत बता जल्दी। 150 136। क्या हो रहा है जी? मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा सर। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही बताओ। चलो बोलो। अप्रोक्स, तुम लोग अप्रोक्स में निकाले हो इसका मतलब ना? यस सर। हाँ, तुम लोग सब अप्रोक्सीमेशन वाला आदत नहीं जाएगा। 154 ना होगा? 152 होगा सर। 152 होगा। 152 हो जाएगा। ठीक है, किसका? N2 का कि O2 का? O2 का। 152 mm ऑफ Hg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा? वो तो ठीक है था 171.2 जो फिर 171 471.2 mm ऑफ Hg। हाँ, तो इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट आप टोटल प्रेशर में डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 760 mm माइनस आपका 471.2 mm प्लस 152 mm। ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा बोलो? 130। बोल बच्चा, सब शांत हो गया जा। 137 अप्रोक्स। 137 अप्रोक्स। ठीक है, चलो अप्रोक्सीमेट। 137.8। चलो खुश एकदम। ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अच्छा। मैसेज में खुशी लिखी है सर N2 का 1.96 आएगा। N2 का 1.96 आएगा, क्या चीज? नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन बोल रहे हो? हाँ? गड़बड़ लग रहा है सब। अरे तुम लोग ऐसे 0.62 कैसे होगा? 1 से ज्यादा कैसे होगा मोल फ्रैक्शन? ठीक है, तीनों का जोड़ के आना चाहिए ना। N2 का 1.96 होगा। अरे तो N2, हाँ ठीक है ठीक है, तुम नंबर ऑफ मोल्स बता रही है क्या? हाँ हाँ, तुम नंबर ऑफ मोल्स बता रही है, तुम ये बता रही है कुछ। ठीक है ठीक है, तुम इसका वैल्यू बता रही है, ठीक ना? ये आएगा तुम्हारा 1.96 मोल्स। ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है, बहुत सिंपल है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में जाते। देखो एक बात हम सबको बताते हैं, गैस लॉज में बस एक ही चीज का तुम लोग को ध्यान देना है, न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल हो बनाते टाइम, वो है प्रेशर। ठीक है, उस दिन अविनाश बोला था कि मैनोमीटर प्रेशर नापने का डिवाइस होता है सर, है ना? तो हम उसको बोले बेरोमीटर होता है। तो दोनों नाम भाई, प्रेशर दोनों नाम है उसका, चाहे उसको मैनोमीटर बोल लो या फिर बैरोमीटर बोल लो, दोनों का दोनों आपका सही है, दोनों का दोनों प्रेशर निकालने का डिवाइस है।
ठीक है। और वो काम कैसे करता है, कल अमन मेरे से पूछता है काम कैसे करता है। वैसे तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स में तुम लोग जो है ना मैनोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ेगा, लेकिन क्योंकि सबने पूछ दिया है तो भाई हम मैनोमीटर और काइनेटिक थ्योरी का डेरिवेशन दोनों आपका गैस लॉज में करवा देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत मत रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिक्सचर कंटेनिंग 1.6 ग्राम ऑफ O2, एक मिक्सचर है जो 1.6 ग्राम ऑफ O2, 1.4 ग्राम ऑफ N2, 0.4 ग्राम ऑफ He, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। कितना वॉल्यूम ले रहा है, 10 लीटर का वॉल्यूम ले रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपाउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनाओ तो इसको जल्दी से। सिमिलर स्टार्ट करोगे, पहले तो पीवी बाय एन, पीवी इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, आप इसको लिख लो, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर दैट इज कैपिटल पी इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे कंटेनर ओपन में रखा हुआ था, ओपन में, चलो ठीक है। पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, N1 प्लस N2 प्लस N3, मतलब तीनों गैस का नंबर ऑफ मोल्स इंटू RT, यही होता है। तो बस इसमें आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है N1, N2 और N3। N1 का वैल्यू बहुत आसानी से निकलने वाला ये सब चीज है, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा 1.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, ठीक है। N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा 1.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 ग्राम, ठीक है। और He का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, वो हो जाएगा 0.4 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, He का मास, हीलियम तो मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए उतना ही रह जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ गया यहाँ पे बता, ये आ गया आपका 16 दूना 32, यानी कि 1/20 मोल, ठीक है। ये हो गया, ये भी आपका हो गया 1/20 मोल, ठीक है। और ये भी आपका हो गया 1/10 मोल, ठीक है, 1/10 मोल। ये निकल गया नंबर ऑफ मोल सबका। तो बस यहां से टोटल प्रेशर पहले निकालना है, यहां से क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। तो पहला इक्वेशन में डालते हैं सारा वैल्यूज, प्रेशर वॉल्यूम सब, सारा वैल्यूज, वॉल्यूम का वैल्यू डाल दो, आर का वैल्यू डाल दो, सारा डाल दो, आपका निकल जाएगा। तो सारा डाल लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ यहीं पे पीवी, प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है नहीं, निकालना है, टोटल प्रेशर हम लोगों को निकालना है, तो पी को पी ही मानते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 लीटर, तो वॉल्यूम यहाँ पे डाल दो 10 लीटर, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10, कितना हो जाएगा बच्चा जल्दी से बता तो, 4/20, 1/5। एक बार फिर बोलिए, क्या बोले? N1 प्लस N2 प्लस N3 कितना हो जाएगा, 1/5 अरे जियो प्रिंस सही है, 1/5। 1/5 के बाद, 1/5 के बाद आप लोग का नेक्स्ट क्या है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय आर। अच्छा, आर का वैल्यू क्या लेंगे, ये चीज हमेशा जरूरी है, हम कल को अलग जो लेक्चर भेजे थे उसमें पहला ही बताए थे कि आर का वैल्यू में हमेशा ध्यान देना। तो यहाँ लीटर है, और प्रेशर तुमको किस में चाहिए, अब उस पर डिपेंड करता है तुमको किस में चाहिए, एटमॉस्फेयर में चाहिए, बार में चाहिए, किस में चाहिए, किसमें मन है, एटमॉस्फेयर। हाँ तो एटीएम में, तो एटीएम में लोगे तो हो जाएगा 8.21 इंटू 10 टू द पावर -2, अब मल्टीप्लाइड बाय कितना डिग्री पे है, 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। जल्दी से इसमें प्रेशर का वैल्यू बता तो बच्चा, टोटल प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा जल्दी से बता, कौन कौन कैलकुलेट कर लिया है। आयुष सिन्हा, अरे जियो आयुष 16.42, हाँ कितना, कौन था, बोलो बोलो बोलो, टोटल प्रेशर कितना आया जी, सर 821 गुना 6 कर दीजिए। हम ही 0.4926 0.0492 एटमॉस्फेयर, 0.492 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 0.492 एटमॉस्फेयर। ये निकल गया आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया। अपना माइक बंद कर लेना, किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है।
हाँ ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आप लोग को पता चल गया। अब बचा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपाउंड। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, मोल फ्रैक्शंस निकालना होगा। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शंस निकाल लो तीनों का। तो तीनों का मोल फ्रैक्शन, मेरे ख्याल से मोल यहाँ बहुत आसान वैल्यूज दिया हुआ, तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलते हो, चलो बोलते हो, चलो जल्दी जल्दी। 1/20 डिवाइडेड बाई 1/20। 4.9 होगा कि 0.49 होगा? ना ना, 0.492 एटमॉस्फेयर होगा। तुम चेक कर लो एक बार, कहीं पे गलत गया। 0.4926। हाँ ठीक है, 4926 सही है, लेकिन उतना डेसिमल आपको पता है साइंटिफिक फिगर्स में उतना डेसिमल तक नहीं बता, ठीक है 4 डेसिमल, उसके लिए उसको मिला के कैलकुलेटर अभी है मेरे पास। साहब कैलकुलेटर वाला बन गया ऑनलाइन क्लास, नहीं गलत है, मत कर। ठीक है, तो 20। नो सर। हाँ तो अब ये कितना हो गया तुम्हारा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा x1 का, जल्दी से बताओ। x1 मतलब आपका पहला गैस, पहला गैस कौन है, O2। O2 का वैल्यू, हाँ O2 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बताइए। सिमिलरली x2 का वैल्यू भी निकालिए। x2 बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 3। मतलब हो गया आपका, ये भी सेम ही आएगा दोनों, 1/20 डिवाइडेड बाय 1/3 आएगा पहला। 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20, दोनों का सेम वैल्यू है। कितना आएगा वैल्यू प्रिंस? 1/3। हाँ 1/3। 1/3 आएगा, ठीक है 1/3 आएगा, ठीक है, श्योर है ना। चलो x2 का वैल्यू भी सेम आ जाएगा 1/3। तो नॉर्मल सा बात है, फिर x3 बराबर कितना हो जाएगा, x3 बराबर कितना हो जाएगा। x3 का वैसे निकालने की जरूरत है, बोलो, है जरूरत x3 निकालने का अलग से? नहीं है ना, थोड़ा बोल ले, सब शांत हो गया। किसी को कोई डाउट है काहे? x1 1/4 होगा। 1/4 1/4। 1/4, देखो लड़का तुम पे Yes, भरोसा जो sir. है ना प्रिंस, अगला नो क्वेश्चन में सर, भरोसा, अगला क्वेश्चन में भरोसा जीत लो तुम, ठीक है। नहीं सर 1/20 आप ऐड किए बाद में। अच्छा ठीक है, तो ये 1/ आपका हो गया 4, ठीक है, ये हो गया आपका 1/4, ठीक है 1/4 1/4, तो एक चौथाई एक चौथाई, तो दूसरा कितना होगा 0.25 0.25, तो तीसरा 0.5 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा बात है, 1 माइनस 1/4, 1/2। हाँ तो 1/2 हो जाएगा बस। तो इसमें हम निकाल लीजिए जल्दी से। तो आपका मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर तीनों का कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर तीनों का हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर तीनों का हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 0.492 एटमॉस्फेयर। ये P1 का वैल्यू आ गया, P2 का वैल्यू भी सेम ही आएगा, ठीक है P2 का वैल्यू भी आपका सेम ही आएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 0.492 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और P3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P3 हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन, मतलब तीसरा का मोल फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा, डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा चीज नहीं है, तो इसलिए इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया वैल्यूज, जल्दी जल्दी बताओ तो। 4 से डिवाइड करना है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी कर। 0.1 हाँ 0.123 atm, ठीक है 0.123 atm, ये वाला भी हो जाएगा 0.123 atm, ठीक है। और तीसरा वाला हो जाएगा आपका 0.246। हाँ 0.246 atm, ठीक है। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा देखो, 2 क्वेश्चंस अब हम बता दिए, मतलब पूरा सॉल्व करवा दिए। अगर तीसरा क्वेश्चन, कम से कम क्लास में अगर 30 जन ज्वाइन किए हुए हो तो 10 जन से तो आंसर आना चाहिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन बनाता है, ठीक है। चलो बनाओ तो, एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मतलब 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा सही से। दिख रहा है सबको, विजिबिलिटी क्लियर है ना क्वेश्चन का, विजिबल है सबको क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, विजिबल है। अब तो विजिबल होगा, बड़ा कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता। इसको जो बनाने में टाइम लगाएगा ना वो तो गया,
खाली जोड़ना है घटाना है बस। सर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा मतलब? आप बोले न गया। हाँ गया मतलब, अब इतना आसान क्वेश्चन में अगर टाइम लगेगा तो फिर तो सही में गया। 460 डॉट। कितना? 460 460 460। 460 बहुत आसान, और डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, थर्ड गैस एंड फोर्थ गैस। तो आपको यहाँ पे N2 का दे दिया है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई CO2, ठीक है। अब प्लस और कौन सा बचा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। अब प्लस जो लास्ट गैस बचा हुआ है उसका, लास्ट गैस कौन सा है? फोर्थ गैस का तुमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर फोर्थ गैस को मान लेते हैं P4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा 1480 टॉर, ठीक है। 1480 टॉर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया हुआ है? 520 टॉर दिया हुआ है, ठीक है। 520 टॉर दिया हुआ है प्लस और कितना कितना दिया हुआ है? CO2 कितना दिया है? 150 टॉर दिया हुआ है, और प्लस 350 टॉर दिया हुआ है O2 का, ठीक है, प्लस P4। नॉर्मल सा बात है, P4 बराबर क्या हो जाएगा? P4 बराबर हो जाएगा 1480 टॉर माइनस सबका जोड़ कितना आएगा? बोलो इस बोलो सब बोलो। को हाँ, इन सबको जोड़ के कितना आएगा? इन तीनों को 1020 1020 टॉर, ठीक है। 1020 टॉर, तो ये आपका कितना हो गया? 0, 8 में से 2 गया 6 और 14 में से 10 गया 4, 460 टॉर। ये आपका आंसर है, ठीक है। मेरे ख्याल से आसान था, ठीक है। ओके आ गया। ठीक है, ठीक है। टॉर का रिलेशन भी बता दीजिए बार के साथ, चाहे ATM के साथ। बताए तो थे रे, पहला वीडियो तुम देखा है? यार नहीं है, मतलब एक बार बोल दीजिए पहला उसके लिए। वीडियो बोल रहे हैं, परसों वाला वीडियो देखा? हाँ अच्छा हाँ ठीक है। देखे। हाँ तो देखा तो देखो, वही तब हम बताइए देते हैं, फिर आप इसको नोट कर ले। कितना बार नोट करवाएंगे एक चीज? देखो 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ Hg, ठीक है। इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत है? ना ना नहीं ना। तो 1 ATM इज इक्वल टू हो जाएगा 760 टॉर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये होता है टॉर के साथ रिलेशन। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, यही होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब इसका आंसर तो चलो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, इसको भी जल्दी से देख लो। अ टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर of 4 moles of A, 10 moles of B is 7 atmosphere. What is the partial pressure of each gas? चलिए बनाइए। एक का होगा 2 ATM। 2 ATM और 5 ATM। हाँ तो कितना आया द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर? मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। प्रेशर 4 मोल्स ऑफ ए है, 10 मोल्स ऑफ बी है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन 60 से निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो गया 4/14 और टोटल प्रेशर दिया है 7 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा, आपका मेरे ख्याल से बन गया होगा, सबसे बन गया ना? यस 2 सर। ATM और 5 ATM। N1 इज इक्वल टू 4 मोल्स, ठीक है। N2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 मोल्स। 10 मोल 10 मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 हो जाएगा 4/14, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10/14, ठीक है। और टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो टोटल प्रेशर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 हो जाएगा आपका A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। हम 1 A को यहाँ 1 लिख दिया है, इसको A कर लो, 2। ठीक है। A और इसको B कर लो, ठीक है।
इसको बी कर लो। सब नोट कर रहा है ना बाबू? कल हम आप लोग को ग्रुप में हम मंगाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को भी अपलोड करना होगा सारा नोट्स और ये बना करके, ठीक है? तो रेडी रहिएगा, अभी नहीं, टाइम ऐप पे बताएंगे। हाँ आचार्य ऐप पे। हाँ, आचार्य ऐप पे डालो या फिर जैसा तुमको बोला जाएगा। अगर तुमको मान लो ग्रुप अलग एक अलग से बना देंगे जिसमें सिर्फ होम असाइनमेंट आएगा, ठीक है? तो होम असाइनमेंट के लिए ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें डायरेक्ट पीडीएफ डालो, पीडीएफ बनाओ, अपना सारा फोटो खींच करके और भेज दो उसमें, ठीक है? इस तरीके से हम अपना फोटो भेज देंगे सर। अरे जियो, और क्या चाहिए? तुम बना लिया तो हमको बाकी लोग पे ऐसे ही कॉन्फिडेंस से बना लेगा। है सर, हम बोला अपना फोटो भेजेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। 4 बाई, तुम अपना फोटो भेजेगा बेटा, यहाँ मजाक चल रहा सुबह सवेरे। हाँ ठीक है। जी सर। 4/14 इंटू 7 एटमोस्फेयर, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 2 4, तो ये कितना आ गया आपका? 2 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आपका हो जाएगा 7 हो गया 4 10/14, मतलब 10 दूना 10/2, मतलब 5 एटमोस्फेयर। 7 है तो 7 हाँ 7 - 2 कर देंगे, तो ये आपका निकल गया एक 2 atm, एक निकला आपका 5 atm, ठीक है? ओके, और क्वेश्चन है क्या इसमें डाले हुए? देखते हैं, रुको नेक्स्ट किया जाए। नहीं, चलो ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस आप लोग मॉड्यूल से ट्राई करना, लेकिन उसको ट्राई करने से पहले अभी मेरे को लगता है कि 2-3 क्लास लगेगा, ठीक है? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी का डेरिवेशंस बताएंगे, मैनोमीटर बताएंगे, तो 1-2 क्लास 3 क्लास आपका लगेगा, ठीक है? तो उसके लिए पहले क्लास अटेंड कर लेना, उसके बाद मॉड्यूल जब हम बोलेंगे, हाँ गैस लॉज का मॉड्यूल बनाना स्टार्ट कर दो। मॉड्यूल में जहाँ पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रोस लॉ, गे-लुसाक्स लॉ और आइडियल गैस लॉ, इसका पहले आप लोग खत्म करो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का खत्म करो, ठीक है? उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बनाना, ठीक है? सारे खत्म कर लेना। कोई डाउट होगा, अगर मान लो कि किसी को डाउट होता है, ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है, कि हाँ सर मेरे को एक मतलब डाउट क्लास चाहिए, कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, हम आपको अलग से ज्वाइन करवा लेंगे। मान लो 1-2 जन रहेंगे तो 2 जन को ज्वाइन करवा लेंगे, जैसा रहेगा उस हिसाब से आप लोग का डाउट क्लास मैनेज कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? वैसे ही बहुत चीज छूट चुका है, तो ये चीज क्यों छोड़ा जाए, ठीक है? कोरोना में तो बाहर निकलना, सब चीज निकलना बंद ही है, तो बचा क्या काम? एक काम बच गया कि पढ़ो बैठ के, घर बैठ के क्या करेगा वैसे। तो गैस, अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो इसको स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, पहले पोस्टुलेट्स बता रहे हैं, पोस्टुलेट्स अच्छे से एक एक समझना, ठीक है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये क्या बोलना चाहता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है? ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है? कंटेनर, कैसा कंटेनर बनाना है? क्यूबिकल बना लो, ठीक है? कैसा कंटेनर है आपका? क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है? कोई भी एक कंटेनर बनाओ, ठीक है? कंटेनर लिखना है भी है इसको ये तो आपको हाँ। नोट्स में तो ये चीज आ जाएगा, लिखने का मन है तो लिख लो। वैसे आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो बार बार यही ना बोलते हैं आप लोग। अंडरलाइन कराए हैं सर एनसीईआरटी। हाँ, A1 में हम ऐसे पढ़ा चुके हैं, सही बात है, लेकिन बहुत लोग नहीं अगर क्लास किए थे तो कर लो, ठीक है? चलो सर, जो लिखाइएगा सब यहीं लिखेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। assumptions और postulates of kinetic molecular theory of gases। देखो यहाँ पे बात हो रहा है postulates का। postulates किसका? kinetic molecular theory of gases। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको दिया हुआ है ये है molecular, मतलब ये थ्योरी किस तरह से गैसियस मॉलिक्यूल्स बिहेव करता है उसके बारे में बताने का कोशिश करेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मॉलिक्यूल मतलब क्या, ये बताना क्या चाहेगा? ये बताएगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है? तो आपको ऑलरेडी थोड़ा सा आइडिया लगा हुआ है कि जो आइडियल गैस होता है उसमें हम लोग क्या मानते हैं, तो उसका पहला पोस्टुलेट को देखो तो उससे समझ में आएगा। बोलता है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है? गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स दैट आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट on the average that the actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty space between them, ठीक है? अब देखो इसको समझने का कोशिश करो, ठीक है? अब ये हो गया, आप देखो इसको समझो। आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर किसी तरह का अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल फोर्सेस होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स है ग्रीन वाला, ये क्या होगा, अगर इस क्यूब के अंदर आपने गैस रखा है तो ये मॉलिक्यूल्स आपका कहाँ रहेंगे? दूर दूर रहेंगे,
ठीक है, आपस में दूर दूर पे रहेंगे ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके दूर रहेंगे। अब आपको इसमें ये मत बोल देना कि सर 7 को मॉलिक्यूल रहेगा ना, अरे भाई यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 10 टू द पावर 23 के रेंज में मॉलिक्यूल्स रहता है, इस बात को हमेशा दिमाग में डाल लो, ठीक है। अगर आप 1 मोल गैस लेते हो तब हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो अब ये मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब के बीच में स्पेसेस है, ठीक है, इन सब के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। स्पेस का मतलब वॉल्यूम बोल सकते हो? जगह। हाँ, बोल सकते हो ना। तो स्पेस होता है जगह, हाँ, जगह को ही वॉल्यूम बोला जाता है। अगर अभी तक नहीं पता है तो मेरा पहला वॉल्यूम का डेफिनेशन जाके चैप्टर 1 में पढ़ के आ पहले, तो है ना। पता है सर। हाँ, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज द वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम, अगर मान लो इनके बीच का वॉल्यूम, और यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स है, एक इनके बीच में जो जगह है उनका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस, empty spaces between the molecules, और दूसरा है आपका खुद वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल है इसका खुद का वॉल्यूम कितना होगा, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे सबका वॉल्यूम, तो एक बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस थ्योरी को क्यों दिया गया, क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सर ये थ्योरी कैसे सोचा लोगों ने, ठीक है। तो ये थ्योरी आया आपका कि आखिर गैस को हम लोग कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। गैस कंप्रेस कैसे होता है, इतना ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बहुत है, और इतना जगह है कि भाई मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, ये आपका नेग्लिजिबल है। ये आपका क्या है? नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। नॉर्मल सा बात है, ये किसी को भी सोच आ जाएगा। अगर मान लो कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह नहीं होता तो क्या ये गैस कभी कंप्रेस होता है? मान लो ऊपर में एक पिस्टन ले लिए, और पिस्टन को लेकर के हम इसको दबाने का कोशिश किए, ठीक है, एक पिस्टन लिए, ठीक है, ऊपर से, और इस पिस्टन को हम ऊपर से एक प्रेशर लगाए। अब ये क्या होगा, सारा मॉलिक्यूल्स आपस में पास आना स्टार्ट होगा, क्योंकि हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो सारा मॉलिक्यूल्स नीचे आकर के क्या होगा, जमा एक जगह पे होने की कोशिश करेगा। आखिर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बहुत है। अगर जगह नहीं रहेगा तो कंप्रेस होगा। जैसे मान लो ये 2 चीज है, ये 2 मॉलिक्यूल्स अगर ये पहले से सटा हुआ है ना, पहले से सटा हुआ है, या फिर इनके बीच का स्पेस बहुत कम है, तो अगर तुम कंप्रेस करोगे तो क्या कंप्रेस होगा? ज्यादा नहीं होगा ना। क्लियर हो रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो। अरे हाँ या ना बोलते रहना, किसी को डाउट अगर नहीं है तो हाँ बोल। हाँ, ये चीज जरूरी है ना। मेरे को लगना चाहिए तुम हो। मुरारी बाबू का कथा जैसा मत सुनो, ठीक है, थोड़ा इंटरेक्ट है ना, थोड़ा इंटरेक्ट करते रहो। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होगा वो इतना ज्यादा है कि भाई ये गैस कंप्रेस होकर के, और कंप्रेस भी कहां तक होता है? कंप्रेस तुम कहां तक कर सकते हो किसी गैस को कंप्रेस? एक क्वेश्चन है ना, किसी गैस को हम कहां तक कंप्रेस कर सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? क्या उसका वॉल्यूम कभी 0 होगा? नहीं होगा ना, उसका वॉल्यूम 0 नहीं होगा, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कम से कम उसका मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो रहेगा ही ना, चाहे मॉलिक्यूल्स कितना भी पास आ जाए। सही बात है ना। गैस का मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत पास आ गया, थोड़ी मॉलिक्यूल्स टूट जाता है, मॉलिक्यूल्स टूटता नहीं है, एटम तो टूटता नहीं है। ये सब तो ऐसा नहीं ना कि चकनाचूर हो गया, एकदम बूंदी बूंदी होकर के और छोटा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे, पास आके दोनों एक दूसरे से सट जाएंगे, और सटने के बाद फर्दर वॉल्यूम का डिक्रीज नहीं होता है। यानी कि ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे अगर जाओगे तो यहां पे बोल रहा है, लेकिन रियली ऐसा नहीं होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस 0 होता है, इस बात को समझ लो, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ठीक है, कोई इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं होता है, ये बात। इसको क्या है, बेसिकली काइनेटिक थ्योरी को देने के पीछे जिस तरह से एक गैस को बिहेव करते हुए देखा गया, उस हिसाब से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दे दिया गया, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उस हिसाब से दे दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि भाई देखो ये मॉलिक्यूल्स तो टूट नहीं सकता है, तो सब एकदम पास आएंगे, तो लास्ट में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स तो
बचेगा ही। मतलब किसी भी गैस को अगर तुम बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हो तो वो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम उसके मॉलिक्यूल्स के बराबर हो सकता है। हो सकता है ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें, हाँ या ना? नो सर। ठीक है, ना। सबको क्लियर है? ओके, अब यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होगा ये बोलता है क्योंकि गैसेस का हायर कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है, गैसेस बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, इसका मतलब है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है वो क्या कहते हैं, बहुत कम होगा एज कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ये नेग्लिजिबल होता है, ये क्या होता है आपका, नेग्लिजिबल होता है, ये आपका नेग्लिजिबल होता है, ये आपका नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, किसे कंपेयर करेंगे तो उसके बीच के स्पेसेस से, कंपेयर टू दिस वन। अगर तुम वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करोगे वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो इसका वहां पे तुम देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसीलिए गैस को हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। तो यही लास्ट में दिया हुआ है कि दिस अजम्पशन एक्सप्लेन्स द ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। क्वेश्चन पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो अभी जेईई मेंस वाला तो क्वेश्चन सब तुम लोग देखे हुए, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल तो बहुत बनाते हो, लेकिन सब्जेक्टिव तुम लोग का हम देखे हुए हैं किस तरह का हालत है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर होगा बिकॉज gaseous particles that so small and so far apart that average that actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty spaces between them। इतना आंसर दे दोगे आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट पोस्टुलेट में बढ़ेंगे। अरे सब शांत हो गया, फिर ऐसे मत करो, हमको बड़ा दिक्कत होता है। बाकी है, बाकी है। अच्छा, नोट कर रहे हो क्या? लिखे नोट कर रहे हो? कोई बोला कि बाकी है? ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट बोलता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस। मतलब गैसियस पार्टिकल्स के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ना? क्वेश्चन यहां पूछ सकते हो कि सर ऐसा कैसे बोल दिए? ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मान लो सेम चीज अगर सोचो, ठीक है, सेम चीज अगर सोचते हैं तो आपका मॉलिक्यूल्स जो गैस का है इनका नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है? नेचुरल टेंडेंसी होता है इनका एक्सपैंड करने का। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा एक्सपैंड करते हैं, मतलब बाहर की तरफ भागते हैं। तभी ना गैस को हम लोग जो भी कंटेनर में रखते हैं वो कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है। क्यों? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है? आपस से दूर भागना, मतलब कि वो फैलते हैं। ठीक है, अगर फैल रहे हैं, नॉर्मल सा बात है, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस तो नहीं होगा। ये बात तो साफ हो गया। कोई दिक्कत है? क्लियर है? इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गैसेस का नॉर्मल टेंडेंसी क्या होता है? एक्सपैंड करने का। किसी कोई दिक्कत है इस पॉइंट में? तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। The support for this assumption comes from the fact that gases expand and occupy all the space available to them। मतलब ये इसको कहां से सपोर्ट मिला? मतलब ये जो पोस्टुलेट बनाया काइनेटिक थ्योरी का, ये पोस्टुलेट क्यों बना, कैसे बना? तो ये बना तुम्हारा किस assumption से? तो गैसेस का नॉर्मल टेंडेंसी होता है एक्सपैंड करना। जो भी स्पेस में गैस को रखे हुए पूरा का पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका मतलब है कि गैसेस अगर एक्सपैंड करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। किसी कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट में। ये हो गया। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं। इसका मतलब क्या है? इफ द पार्टिकल्स वेयर एट रेस्ट, है ना, ऐसा देखो, ये assumption कहां से आया उसको समझो पहले। ठीक है, अगर मान लो पार्टिकल्स रेस्ट में होता,
ठीक है। और अगर सारा पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन को अटेन किया होता, इफ द पार्टिकल्स वेर एट रेस्ट, रुका हुआ, एंड ऑक्यूपाइड फिक्स्ड पोजीशन, उनका पोजीशन फिक्स रहता, देन अ गैस वुड नेवर would have had a fixed shape which is not observed. क्या गैसेस का जो शेप होता है क्या वो फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है? बताओ। नहीं होता है। हाँ, तो गैसेस का अगर शेप फिक्स्ड नहीं है ना, शेप फिक्स्ड अगर नहीं है, ये नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो पता चलता है, तो इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में ही होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स रुके हुए नहीं होंगे या फिर किसी फिक्स्ड पोजीशन पे हमेशा नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड पोजीशंस पे रहता या फिर रेस्ट पे रहता तो फिर गैसेस का भी एक शेप होता, एक पर डेफिनेट वॉल्यूम होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? कोई डाउट है किसी को? एवरीवन, इज इट फाइन? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट पोस्टुलेट। ये वाला पोस्टुलेट भी क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ कैन यू से दैट पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन, है ना? पार्टिकल्स ऑफ गैस हमेशा रैंडम मोशन में होता है, ये बात आप कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या दोगे? बिकॉज इफ द पार्टिकल्स वेर एट रेस्ट एंड ऑक्यूपाइड फिक्स्ड पोजीशंस, देन अ गैस वुड हैव अ फिक्स्ड शेप व्हिच इज नॉट ऑब्जर्व्ड। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइंस। मतलब गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल्स, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि ये मान लो जिस कंटेनर में रखा हो, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स जब मूव करता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। हो सकता है कि इसके टकराने के बाद ये कहीं इधर मूव किया हो, ये कहीं इधर मूव किया हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब भी गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही मूव करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है। मतलब जब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है ये जब आपका मूव करता है तो ये एक दूसरे से कोलाइड करता है, ठीक है, या फिर ये मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करता है। तो वही लिखा हुआ है, आइदर दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। या तो कंटेनर के वॉल से टकरा सकता है या फिर किससे टकरा सकता है? आपका एक दूसरे से टकरा सकता है। तो प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस as a result of collision of particles with the walls of the container। ये बोलना चाह रहे, ये चीज ऑलरेडी हम याद है थर्मल एनर्जी बता रहे थे, तभी आपको बता दिए थे कि अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, और काइनेटिक एनर्जी अगर मिलेगा तो ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा जोर से हिट करेगा इस पर्टिकुलर वॉल्स को या फिर एक दूसरे को। जितना जोर से हीट करेगा उतना ज्यादा प्रेशर, ठीक है, उतना ज्यादा प्रेशर। किसी को दिक्कत है? इसी को पी इंटरनल हम लोग बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स का, गैसियस मॉलिक्यूल्स का इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो ये जो इंटरनल प्रेशर है आपका, ये आपका क्या होता है? ये बोल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन मोशन में रहते हैं और ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से विथ ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जो गैस का प्रेशर एक्सर्ट होता है ये ड्यू टू द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स होता है, मतलब एक दूसरे से टकराने के वजह से और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के वजह से। तो इस वजह से ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है एवरीवन? अब जैसे सपोज करो इसी को हम लोग हीट करें, ठीक है, कोई नहीं बोला अभी, समझ में आया सबको? यस यस सर। अच्छा, मान लो कि ये कंटेनर है, इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स है, हम इसको हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो हम लोग क्या, कौन सा एनर्जी दिए? हीट एनर्जी दिए। हीट किए तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिला? काइनेटिक एनर्जी मिला। काइनेटिक एनर्जी इनका इंक्रीज करेगा। हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? मूवमेंट में तो ये पहले भी थे लेकिन हम और ज्यादा तेज मूव कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो हीट हम लोग किए ये इसको किस फॉर्म में मिला? ये इसको मिला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया अगर मान लो कंटिन्यूअसली हिट करते जाओगे। अगर ये कंटेनर क्लोज्ड कंटेनर है तो हम बोल सकते हैं कि एक टाइम के बाद ये फट जाएगा। यस सर। अगर कंटिन्यूअसली हीट करते चल गए तो क्या ये कंटेनर फटेगा? यस सर।
ठीक है, कंटेनर फटेगा ना, तो वही चीज, वही गे-लुसैक्स लॉ जो आप लोग को बताया गया था, वो इसी चीज के बारे में था। गे-लुसैक्स लॉ क्या बोलता था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी वॉल्यूम, क्या था रे, प्रेशर, सॉरी इंटरनल प्रेशर, सॉरी हाँ, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो जो है ना आपका गैस या क्या होगा, गैस जो कंटेनर में रखे रहेगा हो सकता है उसको फाड़ दे। गर्मियों के टाइम में सिलेंडर फट जाता है, ठीक है, गर्मियों के टाइम में कुकर फट जाता है ना, ऐसा क्यों होता है, आप समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है सबको? हाँ? क्यों फटता है? क्यों फटता है? देखो गर्मियों के टाइम में कुकर में आपका टेम्परेचर साइकिल का ट्यूब, साइकिल का ट्यूब, हाँ साइकिल का ट्यूब भी फटता है, सही है। गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि जब हम लोग साइकिल का टायर है इसको मूव करते रहता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन रहता है, पता है ना, साइकिल का टायर और जमीन में बीच में फ्रिक्शन काम करता है, मेरे ख्याल जानते हो गए, इतना नहीं जानते हो तो फिर पढ़ो एक बार, ठीक है। फ्रिक्शन होता है, अब फ्रिक्शन के वजह से कौन सा एनर्जी यहाँ पे डेवलप होता है? हीट एनर्जी, ठीक है। और हीट एनर्जी अगर डेवलप होगा तो टायर के अंदर जो गैसियस पार्टिकल्स है उसका इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो नॉर्मल सा बात है साइकिल का टायर फट जाएगा। गर्मियों के टाइम में ज्यादा चांसेस होता है, जैसे आज का टेम्परेचर कितना है, आज का टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेल्सियस है, आज का टेम्परेचर कितना है, आज का टेम्परेचर आपका देखो 20 डिग्री सेल्सियस क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है, और यही गर्मी में कितना रहता है 40 डिग्री। केल्विन में सोचोगे तो कितना बढ़ गया, 20 केल्विन है बढ़ा, ठीक है, तो केल्विन डिग्री सेल्सियस में बढ़ता तो उतने हैं, लेकिन वो बढ़ने के वजह से अब एक चीज हम जैसे तुमसे पूछते हैं, पानी में ज्यादा हीट एनर्जी किसमें होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पानी पे या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पानी पे? पानी वाटर है, दोनों लिक्विड स्टेट में ही है, वाटर है, दोनों किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। एक 20 डिग्री सेल्सियस पे और एक 40 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों में ज्यादा हीट किसमें होगा? 40 डिग्री सेल्सियस पे होगा ना, 40। हाँ, तो नॉर्मल सा बात है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नॉर्मल सा बात है कि गैसेस का काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। किसी कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो आपका इंटरनल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है। यस सर, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका ये समझ में आ गया सबको, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना कि गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करते हैं, और मूव करते टाइम वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करते हैं, और इन्हीं कोलिजन्स के वजह से आपका गैस एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है। गैस क्या करता है? एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है। ओके नेक्स्ट, कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, फिजिक्स में जो लोग No energy lost. रहेगा। हाँ, नो एनर्जी लॉस्ट, energy नो lost. मोमेंटम भी नो लॉस्ट, ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, एनर्जी भी पूरा कंजर्व होता है, दोनों चीज, ठीक है। तो दिस मींस दैट टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि देखो अभी अभी बताए थे ना गैसियस पार्टिकल्स बनाए थे बहुत सारा, ठीक है, तो जितने गैसियस पार्टिकल्स हैं अभी तुमको पता चला कि ये सब कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, और ऐसा करने टाइम में ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और किससे टकराते हैं? ये टकराते हैं आपका एक दूसरे से और वॉल ऑफ द कंटेनर से। ऐसा करने में ये एक प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। अब अगर मान लो कि हम टेम्परेचर को चेंज ना करें, टेम्परेचर को चेंज ना करें और ना ही इसमें किसी तरह का हीट एनर्जी दे, है ना, मतलब ये टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका हीट एनर्जी जो है, माने कि हीट कंटेंट जो होगा गैस का वो सेम है, मतलब हम लोग इसको फर्दर हीट नहीं कर रहे हैं। देखो टेम्परेचर पे कुछ हीट तो होगा ही ना, और हीट इसको किस फॉर्म में मिलता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। हीट इसको मॉलिक्यूल्स को किस फॉर्म मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो कोलिजन सारा हो रहा है, अब देखो ये टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूल्स का एक काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें या फिर एनर्जी के बारे में बात करें, इसको बोले वन मॉलिक्यूल, इसको बोल दिए सेकंड मॉलिक्यूल, इसको बोल दिए थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, तो हर एक का एनर्जी होगा, वन का एनर्जी होगा E1, 2 का एनर्जी होगा E2, 3 का होगा E3 और 4 का होगा E4। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सबका जो टोटल एनर्जी होगा ना, मतलब मान लो इसमें अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो एनर्जी ऑफ 1,
plus energy of 2 plus energy of 3 continuous to energy of nth पार्टिकल। मतलब ये हो गया आपका टोटल एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है कि E1 चेंज करे, मतलब 1 का अलग से एनर्जी चेंज कर जाए, फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का भी एनर्जी बीच में चेंज कर रहा हो, थर्ड पार्टिकल का भी एनर्जी चेंज कर रहा हो, फोर्थ का भी एनर्जी चेंज कर रहा हो, सबका एनर्जी डिफरेंटली अगर देखोगे तो हो सकता है चेंज हो रहा हो, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगा, मतलब अगर तुम सारे का एनर्जी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जोड़ोगे तो वो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इलास्टिक कोलिजन लेते हैं। इसके पीछे बोलोगे सर रीजन क्या है, क्यों हम लोग इलास्टिक कोलिजन लिए? दरअसल दिक्कत ये है कि मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स आपके जितने भी होते हैं वो इतने हायर वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं कि उनमें थोड़ा बहुत जो चेंज भी आता है तो उनको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को डाउट है? अब जैसे मान लो कोई चीज 10⁶ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब दूसरा चीज एक मूव कर रहा है 1.5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से। डिफरेंस जो आया उसका कोई फर्क पड़ेगा? वैसे भी 10⁶ मीटर पर सेकंड अपने में बहुत बड़ा वेलोसिटी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? गेटिंग एवरीवन? और दूसरी चीज, हम इन मॉलिक्यूल्स को देख भी नहीं सकते हैं, है ना। इन मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल किस तरह से ये मूव कर रहे हैं उसको भी, ये एक आकलन है, हम लोग ऐसा मान रहे हैं, कुछ एजम्पशंस है। गैसेस को देख करके ऐसा समझ में आया आज तक कि हाँ भाई गैसियस पार्टिकल्स जो है जैसे तैसे मूव करता है, और हम लोग मान लिए कि उसका जो कॉलिजन होगा एक दूसरे के बीच में या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। मतलब टोटल एनर्जी जो होगा, कोई भी गैस अगर कहीं पे लेते हो किसी कंटेनर में, तो जो टोटल एनर्जी होगा गैस का वो हमेशा सेम रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? Is it clear everyone? हाँ बोलो बच्चा। यस सर, यस sir. सर। यस सर। सोया नहीं ना कोई? अब देखो नो देर, सर। नींद लग रहा है। अब देखो यही चीज यहाँ पे भी लिख दिया है कि देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। हो सकता है कि एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा हो, मतलब चेंज हो रहा हो, ठीक है। बेसिकली एक्सचेंज करने का मतलब क्या, ये दोनों आपस में टकराए तो अपने मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज कर लेगा, एनर्जी को एक्सचेंज कर लेगा। लेकिन देयर इंडिविजुअल एनर्जीज में चेंज बट द सम ऑफ द एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक का अपना इंडिविजुअल एनर्जी हो सकता है चेंज करे, लेकिन टोटल एनर्जी जो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कभी नहीं होगा। और इफ देयर वाज लॉस ऑफ, ऐसा क्यों सोचे, अब इसके पीछे भी एक रीजन है, कैसा काहे ऐसा सोचे। अगर मान लो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी वक्त के साथ घटता, ठीक है, वक्त के साथ अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी घटता या फिर बढ़ता, ठीक है, द मोशन अगर मान लो घटता, तो बोल सकते हो कि एक समय के बाद मॉलिक्यूल रुक जाता, the motion of molecules will stop and gases will settle down, है ना। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, गैसेस कभी सेटल डाउन होता ही नहीं है। अगर मान लो उनका काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का लॉस होता, मतलब चेंज होता, अगर टोटल एनर्जी गैस का चेंज करता, तो अगर गैस का टोटल एनर्जी चेंज करता एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर उसका काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का चेंज आता, लॉस होता या फिर गेन होता, सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के, मतलब टोटल एनर्जी, तो क्या होता, गैसेस जो होता उसको मॉलिक्यूल्स रुक जाते, अगर मॉलिक्यूल जीरो हो जाता उसका वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता, एंड गैसेस विल सेटल डाउन, गैसेस को क्या होना चाहिए, सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज एक्चुअली ऑब्जर्व, ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, इस वजह से इस पर्टिकुलर असम्पशन को हम लोग मानते हैं। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े बच्चा, कितना टाइम हुआ जी, टाइम हो गया क्या? जी सर ओके, हो गया। हाँ तुमको टाइम पहले चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो जितने हम आज पोस्टुलेट बता दिए हैं, यहां से हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट से आपका कल से कंटिन्यू करेंगे। और याद रखना कि क्लास ध्यान से, ऐसा कोई मत सोचना कि वीडियो देख लेंगे बाद में, ठीक है, वो एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन क्लास रेगुलर रहना चाहिए। सब कॉपी पेन के साथ बैठोगे भाई क्लास में, ये सब चीज जरूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, लव सर यू कॉपी ऑल, पेन बाय साथ बाय। बाय सर। बाय सर। कॉपी पेन साथ बैठते हैं, लिखने कहाँ देते हैं आप? है लिखने नहीं देते हैं जा। अब तुम बोलेगा कल से देखो हम लिखना, आज तो इतना धीरे धीरे न्यूमेरिकल कराए रहता है, ये तुमने लिखा, झूठ बोलता है, हट। लिखेगा तब ना सर ये। हाँ ए, देखो तो अंकित सही बताया, ठीक है। चलो तुम लोग का नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, थोड़ा देर आराम कर लो 10-15 मिनट, उसके बाद फिर ठीक है। ओके, सर खाना खाने आप ही घर पा जाए? मेरे घर पे क्या, अरे मेरे घर में हम अपने खाना नहीं खाए, तुमको क्या खिलाएंगे खाना अभी अभी बनेगा तब खाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर।